हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जो हम सीरीज चला रहे हैं। तो आज की सीरीज में भी आपका केवीएस पीआईटी टेस्ट सीरीज जो प्रतीक शिवालिक सर जी द्वारा दी गई है, बच्चों के लिए एक बुक है। तो इसमें जनरल हिंदी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पार्ट, और ये आपका पार्ट जो है वो सेट सी है। सेट सी ए और बी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अगर आप इस जो सीरीज है सारी 20 टेस्ट की, उसका पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन का लिंक भी हमने दे दिया है, वहाँ से जाकर आप परचेज कर लें, जिससे आप घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि पीडीएफ में आपको काफ़ी समय लगेगा, लगभग जो है 600 पेज हैं बुक में, तो 600 पेज बहुत होते हैं, ठीक है ना। 600 पेज आप पीडीएफ से नहीं लर्न कर पाएंगे, इसलिए बुक मंगा सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, एक एक के जो है क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न यानी कि हमारा सीरीज का 11वां प्रश्न है जनरल हिंदी का। तो चलिए, पूछा गया है कि जिसने राष्ट्रहित में बलिदान किया हो उसके लिए क्या उपयुक्त शब्द, यानी कि उपयुक्त शब्द यानी कि एक शब्द में क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपुत्र कहा जाएगा, देशभक्त कहा जाएगा, शहीद कहा जाएगा, या बलिदानी कहा जाएगा? बताइए क्या कहा जाएगा? जिसने राष्ट्र हित में अपना बलिदान दिया हो। आज के समय में देखते हैं आप, कई हमारे सैनिक जो हैं बलिदान देते हैं। वही कंडीशन यहाँ पर अपनानी है आपके लिए कि जिसने राष्ट्र हित में बलिदान दिया हो उसे आप क्या संज्ञा देंगे? तो उसे कहते हैं हम शहीद की संज्ञा देते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि हम उसे क्या कहेंगे? शहीद कहेंगे। राष्ट्रपुत अगर कहा जाए तो राष्ट्रपुत जैसे एक शब्द होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख, ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख। तो राष्ट्रपुत के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं रहेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। देशभक्त, देशभक्त कैसे कह लेंगे? अपने देश से प्यार करने वाला। देशभक्त कैसे कहा जाता है? जो अपने देश से प्यार करने वाला, ठीक है, ये होता है देशभक्त। और बलिदानी, बलि तो वो होती है जो एक पूजा के टाइम पे लोग देते हैं जानवरों इत्यादि की, ठीक है। बलिदानी ये भी आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना है शहीद के लिए और देशभक्त के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। चलिए, आपसे पूछा गया है नेक्स्ट कि निम्न युग्मों में से किस युग्म का उच्चारण स्थल ओष्ठ है? ओष्ठ किसका है? तो देखिए, ओष्ठ आपको होना चाहिए। ओष्ठ का अगर आप सूत्र पढ़ना चाहेंगे तो क्या है? अगर आपकी हिंदी थोड़ी भी कमजोर है मित्रों, तो आप हमारी एक सीरीज चल रही है उस पर जा सकते हैं, उससे आपकी हिंदी ठीक ठाक हो जाएगी। चलिए, जिसका एक ओष्ठ का सूत्र क्या होता है? उपुध्य मानी नाम ओष्ठ, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। इसमें ऊ में देखिए आपके दोनों छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाते हैं। पू लिखा है ना, पू का अर्थ होता है आपका पा वर्ग। तो पा में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पा, फा, बा, भा और माँ, ठीक है ना। और उपुद इसका एक चिन्ह होता है जिसका आपका संस्कृत में यूज होता है, इसको ये चिन्ह इसका यूज अपन को हिंदी में नहीं आया है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि दोनों प्रकार के ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और पा, फा, बा, भा, मा, ये सारे वर्ण हैं, ये उच्चारित होंगे ओष्ठ से, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, देखिए आ तो नहीं होता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए ना कि आ किससे होता है। ये तो हमारा उद्देश्य है नहीं कि केवल जो उत्तर है उसको समझ लिया, बाकी जो विकल्प है उनको हम ना देखें, हमें एक एक को डिस्कस करना है। तो चलिए, जैसे आ होता है तो आ का आपका सूत्र क्या होता है? अकु विसर्जिया नाम कंठा, तो इसका उच्चारण तो कंठ होता है, ठीक है। ई का क्या होता है? ई का आपने सूत्र पढ़ा होगा, इचु यशा नाम तालु, तो इसका तो तालु हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमें ओष्ठ देखना है सिंगल। अब देखिए, ऊ का उच्चारण तो ओष्ठ है, ठीक है, इस विकल्प में, लेकिन ई का क्या हो गया? तालु, तो ये भी हमारा विकल्प में कहीं नहीं दिख रहा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। इसका तो हो जाएगा आपका क्या? ओष्ठ, लेकिन ई का क्या हो जाएगा? तालु, ठीक है। इस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हैं। आपको अगर पूरा टॉपिक क्लियर है तो आप कर पाएंगे। चलिए आगे 13वें प्रश्न की तरफ। धीर शब्द का जो है भाववाचक, यहाँ पर भाव लिखा है, भाववाचक संज्ञा है। धैर्य है, धीरज है, या फिर आपका धीरता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए।
कोई नहीं तो है नहीं। बताइए उत्तर बताइए। धीर, ठीक है, धीर का बताना है। बताइए क्या होता है। देखिए संज्ञा हमने पढ़ी थी, संज्ञा कितने प्रकार की पढ़ी थी हमने, 5 टाइप की। कौन कौन सी आपकी, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता था बताइए, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर इशारा करते हैं। जैसे आपके शब्द दे देते हैं, कैसे गंगा हो गया, तो गंगा एक स्पेसिफिक चीज है, ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है। लखनऊ है, शहर के नाम हो गए, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक हैं। आम, आम एक आम है तो आम को आम ही कहेंगे, तो ये क्या है, एक विशेष है। हिमालय, हिमालय दूसरा तो है नहीं, एक ही हिमालय है। और ठीक है ना। और शेर, शेर एक ही होता है, सारे शेर शेर होते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी व्यक्तिवाचक। दूसरी हम देखेंगे कौन सी होती है आपकी, जातिवाचक। जातिवाचक क्या है, एक समुदाय यानी कि कम्युनिटी को शो करता है, पूरा जाति का बोध कराता है। जैसे गंगा व्यक्तिवाचक थी, लेकिन हम लिख दें यहीं पर नदी, तो नदी क्या है, सारी नदियां, कई नदियां हो सकती है, जाति की ओर इशारा करता है। लखनऊ जैसे हम लिख दें शहर, तो शहर क्या है, कई शहर हो सकते हैं। आम की जगह लिख दो फल, तो क्या एक जाति का बोध करा रहा है। हिमालय की जगह लिख दे हम पर्वत, और शेर की जगह क्या लिख दे, मान लीजिए पशु। तो देखिए इनका हमने एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि दोनों को समझा सके। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये होते हैं आपके जातिवाचक। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं भाववाचक, जो आपका पूछा गया है। तो भाववाचक में क्या होता है कि आपका कोई भाव हो, गुण हो, दशा हो, दिशा या दशा बताई जा रही हो, यानी कि दशा का बोध हो, सीधा लिख देते हैं पूरा, आपको ठीक रहेगा। या ठीक है ना, दशा का बोध हो। इनमें आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे, जैसे हमने लिखा आप, त्वा, वन, अन, इय, ई, ता, हट, प्रत्यय। जो भाववाचक संज्ञा है वो आपको ये देख रहे हैं ना, ये चलिए यहाँ पर पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा। आ, त्वा, पन, अन, इमा, इय और ई, ता, हट, ये सारे जो प्रत्यय हैं इनको जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे धीर लिखा है ना, और धीर में आपने क्या जोड़ दिया, ता, तो क्या बन गया आपका, धीरता। धीरता बन गया ना, तो ये होता है आपका जो है भाववाचक संज्ञा। तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी धीरता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आपको कहीं धीर शब्द का भाववाचक पूछा गया है, तो आप कॉमन भाषा में समझते होंगे कि धैर्य, धीर को हम धैर्य भी कहते हैं, कि आप धैर्य रखिए, तो भी धैर्य भी तो एक भाव है ना। लेकिन जहां आपको धीरता नहीं मिले वहां आप धैर्य पर जा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि तुम दोनों किधर जा रहे हो। तुम दोनों किधर जा रहे हो में क्रिया विशेषण रूप है, क्रिया विशेषण का रूप है। कौन सा है बताइए। स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है, या फिर आपका कोई नहीं, कोई ना कोई तो है, तो इसे हटा दीजिए। चलिए तुम दोनों किधर जा रहे हो बताइए। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर थोड़ा एक हम चलिए याद करा देते हैं आपके लिए। हमने 3 डिस्कस कर पाए हैं, चौथा वाला नहीं किया है। तो देखिए धीरता हो गया ना, इस प्रकार से हम एक और शब्द आपको दे देते हैं, जैसे पुरुष। पुरुष में हम क्या प्रत्यय लगा दें, मान लीजिए ता लगा देते हैं, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, पुरुषत्व, ठीक है। चौथे नंबर का भी देख लीजिए। चलिए चौथे नंबर पर होती है आपकी समूहवाचक। समूह क्या जी, संगठन या संघ का कोई बोध करा, जैसे आपका एग्जाम्पल दे देते हैं सेना, ठीक है, बाजार और कक्षा, ठीक है, ये होते हैं। 5वें नंबर का हमने क्या बताया था, द्रव्यवाचक। कोई ठोस या तरल द्रव्य होते हैं, जैसे पानी, घी, चाय, ठीक है ना, तो ये सारे क्या होते हैं, द्रव्य। 5 हो गई ना। चलिए यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि तुम दोनों किधर जा रहे हो में क्रिया विशेषण का रूप है। तो बताइए स्थानवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। तो देखिए इसका तो सही उत्तर क्या है बताइए, इसका है आपका स्थानवाचक, ठीक है ना। लेकिन अब सारा देख लीजिए, देखिए मुख्य रूप से क्रिया विशेषण, तो कितने हैं आपके क्रिया विशेषण मुख्य रूप से बताइए, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका स्थानवाचक, ठीक है। स्थानवाचक में देखिए क्या होता है, जैसे कोई शब्द आपको मिल जाए, स्थिति को बचाए या कोई दिशा को बताए, जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, ठीक है ना, इधर, उधर, किधर, ठीक है, दाएं और बाएं,
यदि ऐसे शब्द मिले तो क्या है, एक स्थान का बोध करा रहे हैं कि कहीं आप स्थान बता रही हैं तो वो स्थिति बता रहे हैं या दिशा बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया स्थानवाचक। दूसरा होता है कालवाचक। तो कालवाचक में क्या होता है, कालवाचक में देखिए जैसे कि आपका कोई समय बताया जाए, जैसे आज कल अभी तुरंत, आज कल अभी तुरंत, ये क्या बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, ठीक है। और जैसे कोई भी शब्द आ जाए जो अवधि को बताएं, जैसे रात भर और दिन भर, रात भर दिन भर, आजकल, और नित्य प्रति कोई क्रिया चल रही है तो नित्य भी लिखा जाता है, ठीक है, नित्य, ये होते हैं, ठीक है। समय को बताएं, अवधि को बताएं, और कोई मतलब बार बार रिपीट को बताएं, जैसे हर बार, तो ये समय ही बताया जा रहा है ना, हर बार, कई बार, या फिर प्रति दिन, तो ये भी क्या समय बताया जा रहा है। नेक्स्ट होता है आपका जैसे दिया है क्या, रीतिवाचक। तो रीतिवाचक क्या होते हैं, जैसे मतलब कोई क्रिया बताई जाए कि कोई क्रिया कैसे हो रही है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आपको देते हैं, ठीक है, ऐसे, वैसे, अचानक, तो कोई क्रिया हो रही है तो अवश्य होगा, ठीक है, इसलिए, ये सारे शब्द क्या है, रीतिवाचक शब्द है। इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि कोई भी क्रिया का जो एक्शन है वो किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे क्या, तीन हो गया ना, और चौथा ये आपका एक परिमाणवाचक भी होता है जो आपका विकल्प में है नहीं। तो परिमाण में क्या होता है, जैसे आपका मतलब बहुत, खूब, बहुत हो गया, खूब हो गया, मतलब ये क्या क्वांटिटी का बोध कराता है परिमाण। जैसे अधिकता का, न्यूनता का, जरा दीजिए, थोड़ा सा पानी, ठीक है, इस प्रकार से, जैसे कम, अधिक, ये सारे शब्द क्या है, परिमाण का बोध हमें करा रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। चलिए, काफी लंबा खिंच गया है ये टॉपिक, आगे बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है, अरुण ने पेंसिल से चित्र बनाया में प्रयुक्त कारक है। पेंसिल से चित्र बनाया है, कारक चिन्ह आने चाहिए आपको, तो आप इसका उत्तर निकाल पाएंगे। कारक कितने हैं, हिंदी में कितने पढ़े थे हमने, इनकी संख्या 8 पढ़ी थी। तो अब देखिए कैसा यहाँ पर लिखा, अरुण ने पेंसिल से, काय से बनाया है, पेंसिल से। देखिए तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यहाँ पर ने भी होता है, ठीक है, कर्ण ने से के द्वारा, और इसके बाद क्या आता है बताइए, संप्रदान, संप्रदान, इसमें आपका आता है से या अलग होने के अर्थ में। ये सब हमने पढ़ा है, आपको एक दो बार जो चीजें डिस्कस होती जा रही हैं इनको हम आगे क्या करेंगे, अपन जो वीडियो आगे के आएंगे ना उनमें थोड़ा स्किप करके चलेंगे, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें आप नोट करते जाइए, जहां भी क्वेश्चन आए तुरंत उठाइए, देख लीजिएगा। इसके बाद अपादान, लिखेंगे नहीं हम बताते चलेंगे, ठीक है। अपादान में क्या होता है, से या अलग होने के अर्थ में, पढ़ा था हमने। इसके बाद क्या था, संप्रदान, अपादान, अपादान के बाद संबंध, संबंध में क्या होता था, का, की, के, और इसके बाद क्या आता था, अधिकरण, अधिकरण में क्या आता था, में, पे, पर, और संबोधन में क्या आता था, संबोधन में आता था आपका हे, भू और अरे, ठीक है ना। ये सारे जो शब्द हमने देखे थे। अब देखिए क्या बताया गया, अरुण ने पेंसिल से, अगर पूछा जाए केवल अरुण ने, ठीक है ना, अरुण ने, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण ने, लेकिन पूरा सेंटेंस दिया है कि अरुण ने पेंसिल से चित्र बनाया है, तो इसमें क्या है, पेंसिल से महत्वपूर्ण हो गया, काय से बनाया, पेंसिल से। तो पेंसिल से कहाँ आ रहा है बताइए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यहाँ पर भी आपका से ही, क्योंकि किससे बनाया, कर्ण, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, कर्ण कारक, उधर आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना, कर्ण कारक, क्योंकि किससे बनाया है उसने, आपका पेंसिल से बनाया है, और दोनों ही कर्ता ने कर्म को से के द्वारा, दोनों ही जो चिन्ह है आपके कर्ण कारक में मैच खा रहे हैं, तो आपका उत्तर यही होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 16वां कि नील गाय में समास है, नील गाय में जो है समास कौन सा है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, संबंध
तत्पुरुष है या फिर बहुव्रीहि है? बताइए कौन सा है नीलगाय में? तो देखिए नीलगाय समास, समास हमने पढ़े थे, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, काफी समास पढ़े थे, 6 समास पढ़े थे। कौन कौन से? अव्ययी भाव, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये हमने समास पढ़े थे। अब यहाँ पर नीलगाय में देखिए, जैसे हमने लिख दिया नील गाय, प्रमुखता किसकी है? द्वितीय पद की, गाय की। कैसी है? नील गाय है, ठीक है ना। ये उसकी क्या है? विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? आपका विशेषण। और ये क्या है? विशेष्य। किसमें होता था? ये होता था आपके कर्मधारय में। द्विगु में क्या होता था? दोनों पद प्रदान होते थे, बीच में आपको योजक चिन्ह मिलता था। संबंध तत्पुरुष में संबंध काकी के आपको विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे। बहुव्रीहि में क्या होता है कि कोई अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न है, स्वयं सेवक में कौन सा जो है उपसर्ग है? स्व है, स्वयं है, स्वया है या फिर स्वयं है? बताइए। तो देखिए स्वयं को हम निकालेंगे तो स्वयं और सेवक, सेवक को अलग करेंगे, इसमें से तो क्या बच रहा है? स्वयं बच रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो है आपको मूल शब्द अलग कर लेना है। उपसर्ग प्रत्यय में सबसे पहले क्या करें? मूल शब्द को अलग कर लें, ठीक है, ये चीज आप करेंगे। बढ़ेंगे आगे। 18वां प्रश्न है, आमदनी, आमदनी क्या उच्चारण आ रहा है? ई, आमदनी। जैसे इसको हम जैसे लिखें, देखिए जैसे क्या आ रहा है? आ, मा, ये हम बहुत अलग अलग करके बता रहे हैं आपके लिए। दा, ना, ई, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, अगर हम इसको बिल्कुल बांट कर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए पूछा गया है कि आमदनी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसको हटाइए। आमदनी में देखिए मूल शब्द क्या होता है? मद, मद होता है, ठीक है ना, मद। तो इसमें आ तो आपका उपसर्ग जुड़ गया, ये क्या है? उपसर्ग जुड़ा है। मद का अर्थ क्या होता है? पैसा, रुपया, ठीक है ना। और इसमें जो प्रत्यय माना जाएगा वो ना तो कोई होता नहीं, ई प्रत्यय होता है, आमदनी, ठीक है ना। आमदनी में कौन सा प्रत्यय है आपका? ई, बड़ी ई प्रत्यय जो होता है, क्योंकि उच्चारण स्थान पर भी हमें ध्यान देना है, वर्तनी भी देखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उत्तर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही होगा। आगे 19वां प्रश्न है, परिच्छेद का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? देखिए जैसे लिखा है, परिच्छेद का संधि विच्छेद, परधन अच्छेद, पराधन अच्छेद, परिधन अच्छेद या परि प्लस छेद, बताइए क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, परिच्छेद। क्यों होगा ये भी समझ लीजिए। देखिए एक आपका संधि में एक नियम है कि यदि, संधि तो कौन सी है बताइए? संधि तो आपकी इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, लेकिन क्या होगा? देखिए जैसे आपका एक नियम है कि स्वर के बाद, यदि स्वर के बाद यदि जो है छा वर्ण आए तो छा से पहले जो है चा वर्ण जुड़ जाता है। कैसे? देखिए जैसे हमने लिखा परिधन छेद, तो इसको कैसे लिखे? यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? इस छोटी यहाँ से आएगी आपकी यदि छा वर्ण आए, यदि स्वर के बाद, यहाँ से तो आपका स्वर आ जाएगा छोटी ई, ठीक है, प्लस यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? छा। तो स्वर के बाद छा वर्ण आ रहा है, तो इनसे पहले क्या जुड़ जाना है? चा। तो परी ये लिख देंगे, इसके पहले चा जोड़ेंगे और छेद आपका जय के तय लिखा जाएगा, यानी कि जैसा का वैसा। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे पूछा जाता है अनुच्छेद, अनुधन छेद, इसका क्या? यहाँ पे आपका आ जाएगा छोटा ऊ, ठीक है, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे? छा। ये स्वर है, इसके बाद आ रहा है क्या? छा। तो अनु, चा जोड़ देंगे आधा और क्या कर देंगे? छेद, ठीक है। इसे एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपके लिए, स्वाधन छंद। तो यहाँ पर क्या है? आपका स्वर है आ, यहाँ पर आपका छा है, तो क्या हो जाएगा? स्वा, आधा चा जोड़ देंगे और छंद। तो ये नियम याद रखना है कि यदि छा, यदि स्वर के बाद, यदि स्वर के बाद छा वर्ण आए तो छा से पहले चा जोड़ दिया
जाता है। ठीक है ना, तो ये 3 उदाहरण से आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे आप। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी की हमने लिए आपको बताया कि आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पढ़ने का प्रयास करें। ध्यान से देखें तो पद्धति, पद्धति तो कोई शब्द नहीं होता है। अब बताइए, देखिए देखिए पद्धति होता है क्या? हो सकता है। तीसरा दिया है पद्धति, ये बताइए ये क्या है क्या? या फिर आपका दिया है पद्धति, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बचा आपके पास, क्या बचा? ऑप्शन नंबर क्या बचा है? 2 और 3। तो 2 ही विकल्प हमारे पास बचे हैं। अब इनमें आपको बताना है कि इसका उत्तर जो है वो कौन सा होगा। तो देखिए, जिसमें आपका 2 ता हो वो आपका सही होता है। इधर देखिए एक ता देख पा रहे हैं आप, एक ता ये याद आता। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही है। कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, पद्धति। ये आपका 20 प्रश्न हो गए हैं सॉल्व। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।